किए हैं ना, जितना वाइफ से नहीं उतना उतना आपने पढ़ाई से प्यार किए हैं और दिलो जान से प्यार किए। जितना आदमी नहीं कहता है कि लव किसी चीज से हो जाता है, वो अपना किताब से। देखिए भाभी जी हैं, रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? अब तो खुश होना चाहिए आपको, बहुत ज्यादा खुशी का आंसू है। जो ये कहानी सुना रहे हैं उस पे मतलब रोआ जा रहा है, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। खास करके माता जी सही में रहती तो बहुत खुश रहती, और पिताजी भी रहते तो, खास करके माता जी रहती तो बहुत खुश रहती। वो बहुत कहती थी मोहल्ला में चाहे कभी भी मेरा भी हैं, भगवान के पास वहीं से देख रहे होंगे और वहीं से आशीर्वाद दे रहे होंगे। अच्छा रोइए मत। ये बताइए कि आपकी पत्नी जो है, इनका कितना सहयोग रहा इस सफर में? क्या देखने गए भी तो सवालों से ही बात हुआ था आपका? तो हम कुछ पूछे नहीं थे, सब लोग कह रहे थे कुछ पूछिए, हम कहे पूछना क्या है, चलिए ठीक है। सब पूछे भी तो मतलब कि सवाल ही पूछ दिए। हम लोग रिलेटेड, हम लोग तो पढ़ने पढ़ाने वाले जीव हैं और कुछ हम लोग को आता नहीं है। कौन बोलता है पहले? कोई जरूरी नहीं है। कौन कौन बोलता है भाभी जी? पत्नी बोलती है। आप बोलते हैं सर जी। अच्छा, कितना खुशी हो रहा है अभी? आप मान लीजिए एसडीएम है, पीसीएस या यूपीएससी जो एग्जाम था, ये आपका सपना था या आपके माता पिता का सपना था कि मेरा बेटा लाल बत्ती पे घूमेगा? पिताजी गुजरे थे तो उस समय मेरी उम्र 14 से 15 वर्ष के बीच में थी और मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था। मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद बेटा ये एक दिन जरूर बनेगा, और साथ भी देती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आपको आपकी पत्नी का कितना लाइफ में सहयोग मिला? बहुत सहयोग है। नहीं हम खा लेंगे, ठीक है, और हमारा खाना ठंडा हो जाता था, लेकिन जो टारगेट था उसको हम पाही के खाना खाते थे कि ये आज इतना पढ़ना है तो बस। जो ये देख रहे हैं, ये वो दुख का आंसू है जो इन्होंने झेला है, जो इन्होंने संघर्ष किया है लाइफ में। जिस तरह से लोग टूट जाते हैं, एक अटेम्प्ट में अगर निराशा नजर आता है तो टूट जाते हैं, दूसरे में नजर आता है तो टूट जाते हैं, पर ये लगातार टूटते टूटते आज ये एसडीएम बने हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि इनके पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट जो आज पीसीएस हो या यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं। अच्छा अभी आपके पिताजी अगर माताजी रहते तो कितना खुशी होता उनको, कितनी प्रसन्न होते? बहुत खुशी होती। किसने कितने अटेम्प्ट दिए? यूपीएससी के भी मैंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं। और पांचों का क्या रिजल्ट रहा? पांचों में मैंने हर बार मेंस लिखा है, लेकिन इंटरव्यू एक बार मिला है। इंटरव्यू एक बार 2012 में। बीपीएससी का रिजल्ट आया है जिसमें अभी हमारे साथ ओम प्रकाश लाल जी मौजूद हैं, जिनका रैंक 17वां रहा है और ये एसडीएम बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनकी एक पत्नी भी है और 2 बच्चे भी हैं। कितना संघर्ष भरा इनका जीवन रहा है, पत्नी को संभालना, बच्चे को संभालना, घर को संभालना, और उसके साथ साथ ये पहले से भी एक सरकारी जॉब करते थे। पहले सर आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अभी आप एसडीएम बन चुके हैं, एसडीएम का मोहर लग चुका है। काफी संघर्ष भरा मैंने आपका जीवनी सुना, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसी अनुभूति प्राप्त हो रही है, जो ये जैसे भवसागर का एक पार करने जैसा लग रहा है, क्योंकि जन्म मरण और जन्म मृत्यु का जो चक्र बना रहता है, तो उसमें हम लोग के धार्मिक ग्रंथों में एक मोक्ष की संकल्पना है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है मनुष्य की आत्मा, और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है भवसागर पार करने के बाद, और जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। तो मेरा भी एक चक्र चल रहा था, पीटी मेंस इंटरव्यू 17 साल से चक्र चल रहा था पीटी मेंस इंटरव्यू का। तो इस चक्र से मुक्ति मिली और इस चक्र से लग रहा है कि मोक्ष प्राप्ति हो गई है, क्योंकि बिहार प्रशासनिक सेवा में 17वें सीरियल पर है। ऑल बिहार में मेरिट मेरा रैंक वास्तव में 25 रैंक है, 25 रैंक है, तो 25 रैंक पर है और बिहार प्रशासनिक सेवा में सीरियल नंबर 17 है जी। अच्छा ये बताइए कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? अटेम्प्ट तो बिहार बीपीएससी में मेरा 7वां अटेम्प्ट था, क्योंकि 7वां, ये आप 7वां अटेम्प्ट बता रहे हैं आपका? हाँ, क्योंकि बीपीएससी में अटेम्प्ट की सीमा किसी के लिए नहीं लगाई गई है। तो इसमें दूसरा बीपीएससी में दूसरा इंटरव्यू था मेरा। ये बीपीएससी में दूसरा बार आप इंटरव्यू तक गए थे। यूपीएससी का भी आपने एग्जाम दिया था? हाँ, यूपीएससी का भी एग्जाम दिया था और यूपीएससी में मैं 2012 में इंटरव्यू तक पहुंचा था, और पहले प्रयास में भी मैं पीटी मेरा नहीं रुकता था, प्री के एग्जाम तो मैं निकाल लेता था, मेंस लिखता था। यूपीएससी का आपने कितने अटेम्प्ट दिए? यूपीएससी के भी मैंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं। और पांचों का क्या रिजल्ट रहा?
पाँचों में मैंने हर बार मेंस लिखा है, लेकिन इंटरव्यू एक बार मिला है। इंटरव्यू एक बार 2012 में दिया है। इंटरव्यू एक बार दिया है। इस बार क्या आपको उम्मीद था, क्योंकि आप इतने बार कई बार टूटे, कई बार निराश हुए होंगे, उम्मीद था इस बार कि हाँ मैं यानी ओम प्रकाश लाल जी एसडीएम बनेंगे? देखिए, उम्मीद तो रहता ही है। अगर उम्मीद नहीं रहता तो परीक्षा नहीं देता आदमी। उम्मीद तो था ही, कहीं न कहीं अंदर से अटूट विश्वास था कि इतना मेहनत किया है तो कहीं न कहीं जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही। रामधारी सिंह दिनकर की ये प्रसिद्ध कविता है। तो अंदर से अटूट विश्वास था। अगर ये अटूट विश्वास था तभी तो आदमी 100-200 किलोमीटर रोड विभाग में जाकर के रोड चेक करके आने के बाद भी और थकने के बाद भी आकर के किताब खोल रहा है। तो अगर उसके दिल में कहीं लौ जल रही है, ठीक है, और दुष्यंत कुमार कहे हैं ना कि मेरे सीने में नहीं सही तेरे सीने में ही आग कहीं भी वो जलनी चाहिए। तो आग एक जल रही थी अंदर, तभी तो उतने थकान के बाद भी आकर के रात में अगर कोई किताब खोल रहा है। घर पे आते थे तो मेरी वाइफ भी कहती थी कि अरे खा लीजिए, पी लीजिए, बाद में पहले आराम कर लीजिए फिर पढ़िएगा। चाहे माता जी जब रहती थी तो माता जी भी कहती थी। हमको वो भी दिन याद है कि हमारी बहन, जो बड़ी बहन है या छोटी बहन है, कोई भी मेरे टेबल पर खाना रख देती थी। सब लोग को हम कह देते थे आप लोग अपना अपना रूम में जाके सोइए, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम खा लेंगे, ठीक है। और हमारा खाना ठंडा हो जाता था, लेकिन जो टारगेट था उसको हम पा ही के खाना खाते थे कि ये आज इतना पढ़ना है तो पढ़ना है। बचपन की बात मैं बता रहा हूँ, ये बचपन की बात है। मेरी रीना दीदी जो थी, बड़ी बहन, खाना बना करके रख देती थी मेरे रूम में। जो पिताजी के रूम में हम सोते थे, उन लोग माता जी के रूम में सोती थी। पिताजी मेरे गुजर गए थे तब भी मैं अपना रात में 11 बजे या 12 बजे मैं पढ़ करके अपना टारगेट पूरा करके ही खाना खाता था। आपके पिताजी कब गुजरे थे? मेरे पिताजी गुजरे थे तो उस समय मेरी उम्र 14 से 15 वर्ष के बीच में थी और मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था। मैट्रिक की परीक्षा देने के जस्ट बाद मेरे पिताजी का देहावसान हो उसके गया। बाद तो सारी जिम्मेदारी घर की आप पे आ गई होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी 3 बहनें थी, 2 बड़ी बहन और 1 छोटी बहन। आप कितने भाई? हम अकेले हैं। भाई में कोई बड़ा भाई, कोई छोटा भाई मेरे साथ नहीं है, इसलिए सारी ज़िम्मेदारी मेरे ही सर पर थी। तीनों बहनें थी, माँ थी। एक बड़ी बहन की तो शादी पिताजी कर दिए थे, लेकिन एक बड़ी बहन और थी, रीना दीदी, और एक छोटी बहन, उसका भी शादी करना था और बड़ी बहन का भी शादी करना था। हमारे ही का माने ये ज़िम्मेवारी थी और उन लोगों की पढ़ाई-लिखाई भी देखना था। माताजी का इलाज भी कराना था। माताजी लगातार बीमार चल रही थी क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती थी, तो उनको भी देखना था। इसलिए मैं बक्सर छोड़ करके बाहर दिल्ली या इलाहाबाद बहुत ज़्यादा समय नहीं रह सकता था। जाता भी था तो 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, बस 1 हफ्ते के लिए। कभी ऑफिस से छुट्टी मिल गई तो गए, नहीं तो फिर जा करके किताब कॉपी लेके चले आए 2-4 दिन रह करके। ये जो एसडीएम है, पीसीएस या यूपीएससी जो एग्जाम था, ये आपका सपना था या आपके माता-पिता का सपना था कि मेरा बेटा लाल बत्ती पे घूमेगा? ये मूल रूप से मेरे माता-पिता का सपना था। जब मैं बचपन में था तो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक स्कूली जो शिक्षा होती है उसमें मैं प्रत्येक साल टॉप करता था और मेरा रोल नंबर हर प्रत्येक साल सर्वप्रथम लिखा रहता था। मेरे रिजल्ट पर एक रोल नंबर 1 रहता था। मैं हर साल, चाहे मैं अपने गाँव में प्राथमिक विद्यालय देवस्थापुर में पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में, या यहाँ मध्य विद्यालय सिद्धनाथ घाट में बक्सर में पढ़ा, या एमपी हाई स्कूल जो बक्सर का है रामरेखा घाट में, तो वहाँ पर पढ़ा। तो हर साल मेरा क्लास में टॉप स्थान रहता था। तो हर साल डीएम साहब या डायरेक्टर साहब बुला के हमको प्राइज़ देते थे क्लास में टॉप करने के लिए। तो मेरे पिताजी गर्व से कहते थे कि मेरा लड़का एक दिन आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, और माँ भी कहती थी कि मेरा लड़का एक दिन बनेगा। तो उन लोगों का ही, मूल रूप से उन्हीं लोग का सपना था और उन्हीं के सपने को सुन के मैं बड़ा हुआ। और जब पिताजी 14 वर्ष की उम्र में चले गए तो मैं इतना उस समय अबोध था कि मैं घर से निकल करके, मेरा तो ये मोहल्ला है, यहाँ से निकल के मैं गोलंबर वाले रोड पर जाता था रोज शाम को 5 बजे, इस उम्मीद में कि पिताजी उधर से बैग लेके आते हुए, छोटा सा बैग उनका रहता था, उसमें उनकी दवाइयाँ रहती थी। मुझे आज भी याद है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था तो 2 दवाइयाँ वो रेगुलर खाते थे, वाइसलोन और टेग्रिटोल, और मैं ही खरीद के लाता था उस उम्र में भी। पिताजी भी खरीद के लाते थे, लेकिन कभी कभी उनकी तबीयत बहुत सीरियस हो जाती थी तो मुझे खरीद के लाना पड़ता था। मैं जा करके मेडिकल पर से, तो मुझे आज भी याद है कि वाइसलोन और टेग्रिटोल उनको चलता था और उनको रांची के जो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर थे, डॉक्टर के सिन्हा, उनकी दवा चलती थी। भगवान का मैंने क्या हुआ, दवा से कंट्रोल रहता था लेकिन वो ठीक नहीं हो सके और हार्ट की प्रॉब्लम से ही उनकी अचानक देहांत हो गया। उस दिन अचानक हार्ट के दौरा बहुत ज़्यादा होने लगा। मैं साथ ही में था। मैंने उनको
ट्रीटमेंट जो दवा देना था दिया, लेकिन उससे नहीं हुआ तो मैं गोलंबर पर गया, घर पर ही छोड़ के उनको गोलंबर पर गया डॉक्टर बुलाने। तब तक रास्ते में किसी ने कहा गोलंबर पर डॉक्टर को कहे कि जरा जल्दी चलिए, तो वो कहे कि बस चल रहे हैं। एक मरीज को सुई दे रहे थे तो कह रहे तुरंत चल रहे हैं बस। किसी ने कहा कि अब क्या लिया जा रहा है, अब तो पिताजी आपके गुजर गए। अच्छा, अभी आपके पिताजी अगर माताजी रहते तो कितना खुशी होता उनको, कितनी प्रसन्न होते? बहुत खुशी होती, क्योंकि उनका सपना पूरा हो गया है और वो जहाँ भी हैं भगवान के पास वहीं से देख रहे होंगे और वहीं से आशीर्वाद दे रहे होंगे। अच्छा, रोहिमत, ये बताइए कि आपकी पत्नी जो है इनका कितना सहयोग रहा इस सफर में? क्या जो सफर है आपका, आपके शादी के भी 8 साल हो गए हैं, उसके पश्चात आप अभी एसडीएम लास्ट स्टेज में माना जाता है एसडीएम बने हैं, कितना सहयोग रहा? घर की बहनों का कितना सहयोग रहा आपके? ये देख सकते हैं कोई आंसू जो ये देख रहे हैं, ये वो दुख का आंसू है जो इन्होंने झेला है, जो इन्होंने संघर्ष किया है लाइफ में। जिस तरह से लोग टूट जाते हैं एक अटेम्प्ट में, अगर निराशा नजर आता है तो टूट जाते हैं, दूसरे में नजर आता है तो टूट जाते हैं, पर ये लगातार टूटते टूटते आज ये एसडीएम बने हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि इनके पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट जो आज पीसीएस हो या यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं, इस बात में सच्चाई है? जी, हमारे पढ़ाए हुए लड़के बीपीएससी में और बीपीएससी में कई लड़के सिलेक्ट हुए हैं और हमारे साथ के भी जो दोस्त मित्र थे हमसे नोट्स हमारा शेयर करते थे। हम बहुत लड़के इलाहाबाद में, पटना में बहुत लोग बीपीएससी यूपीपीसीएस सेलेक्ट हुए हैं और हमारे घर पर जो हम निःशुल्क मार्गदर्शन करते थे, बहुत लड़कों को निःशुल्क गाइड किया है। तो उसमें कई लड़के जो कि कई लड़के सेल टैक्स विभाग में, इनकम टैक्स विभाग में एसएससी निकाल करके हैं, कई लड़के तो हाई स्कूल में टीचर हैं, कई लड़के दिल्ली मेट्रो में सर्विस कर रहे हैं। हमारे पढ़ाए लड़के इंजीनियर भी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं और पीसीएस भी हैं। जी। अभी देखिए भाभी जी हैं, रो रही हैं, क्यों रो रही हैं? अब तो खुश होना चाहिए आपको, बहुत ज्यादा खुशी का आंसू है जो ये कहानी सुना रहे हैं उस पे मतलब रोआ जा रहा है, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। खास करके माता जी सही में रहती तो बहुत खुश रहती और पिताजी भी रहते तो, खास करके माता जी रहती तो बहुत खुश रहती। वो बहुत कहती थी मोहल्ला में चाहे कभी भी कि मेरा बेटा ये एक दिन जरूर बनेगा और साथ भी देती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपको आपकी पत्नी का कितना लाइफ में सहयोग मिला? बहुत सहयोग है पत्नी का, और पत्नी अर्धांगिनी होती है तो बिना अर्धांगिनी के सहयोग के पुरुष आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकता है। जो हम लोग का जीवन चल रहा है उसमें पत्नी का तो आप एक दिन का ही डेली रूटीन देखें तो सुबह में हम लोग जगते हैं और शाम को सोते हैं, तो सुबह से लेकर के डेली रूटीन में ही पत्नी का इतना कितना इम्पोर्टेंट योगदान है। पत्नी एक दिन नहीं रहे तो आपको पता चल जाता है कि पत्नी के जीवन में क्या महत्व है। सही बात तो है। पूरी तरह से सहयोग रहा है, बहुत ही सहयोग रहा है और शुरू से लेकर अंत तक सहयोग रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है और उनका पूरा भरपूर सहयोग रहा है। देख सकते हैं 2 बच्चे भी हैं सर के। आइए, आप इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, आ जाइए जी। ये हमारे कान्हा जी हैं और ये आद्या है। आद्या, इनका नाम आदिशक्ति दुर्गा के नाम पर रखा गया है आद्या, और ये कान्हा जी इनका नाम रखा गया है। इनकी दादी जो माता जी हमारी जो दादी हैं इनसे बहुत प्रेम करती थी और इनका नाम कान्हा जी रखी हैं। उन्हीं का नाम रखा हुआ कान्हा स्कूल में भी रख दिया गया है और मैंने ऑफिस में भी इनका नाम दे दिया है, चूंकि दादी जी का नाम रखा हुआ है कान्हा। तो ये दोनों बच्चे हमको ना बार बार कहते थे, जैसे हम कहते थे कान्हा जी पढ़िए, तो कान्हा जी कहते थे आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़िएगा तब हम पढ़ेंगे। और ये आद्या भी, जब मैं ऑफिस से आता था मोबाइल देखने बैठ जाता था तो कोई न्यूज या व्हाट्सएप वगैरह या कुछ भी न्यूज देखने की हमको बड़ी शुरू से ही आदत रही है। और मेरा तो सुबह ही शुरू होता था पेपर पढ़ने से ही, बिना 3-4 पेपर पढ़े सुबह नहीं खत्म होता था। लेकिन जब मेरा आईएएस का लास्ट चांस खत्म हो गया और पीसीएस में भी नहीं हुआ तो मैंने एक समय ऐसा आया कि मैंने न्यूज पेपर ही पढ़ना बंद कर दिया। मतलब एक तरह से गुस्सा कहिए, एक तरह से संन्यास कहिए, वितराग भाव कहिए कि हो गया कि बस अब पढ़ने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो न्यूज़ तो नहीं पढ़ते थे, न्यूज़पेपर तो पढ़ना बंद कर दिए, लेकिन अब मोबाइल पर न्यूज़ पढ़ लेते थे जरूर। तो आद्या देखती थी तो कहती थी पापा जी आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं। हाँ, आप पापा जी आप मोबाइल देख रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं।
ये देख लीजिए कि पूर्ण रूप से एक परिवार है। एसडीएम सर हैं, इनके 2 बच्चे हैं और इनकी पत्नी है। अभी ये एसडीएम के इन पर मोहर लग चुका है, अब ये बन चुके हैं। अब लगातार कहीं ना कहीं कार्य मिलेगा और ये पूर्ण रूप से कार्य करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इमोशनल बातें काफी हो गई, संघर्ष बड़ा कहानी है सर का। और सर ने पूर्ण रूप से देख सकते हैं, सर भी रोने लगे, भाभी जी भी रोने लगी। इतना बड़ा संघर्ष की कहानी है कि इन्होंने अपने परिवार को संभाला और परिवार को संभालते संभालते अपने आप को भी संभाला और सबसे बड़ा योगदान ये अपनी पत्नी का मानते हैं। कुछ चटपटे सवाल हैं वो भी चाहेंगे, क्योंकि जो एक है मियाँ और बीवी हैं, तो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा घर में। और एसडीएम साहब हैं तो ऐसा नहीं है कि इनके घर में नहीं होता होगा। क्या कहना चाहते थे पहले ये बताइए? किस बारे में? अभी कुछ कहना चाहते थे आप? हाँ, अभी हम कहना चाह रहे थे कि हमारी जो बड़ी बेटी है आद्या, तो आद्या माउंट लिट्रा जी स्कूल में पढ़ती हैं, क्लास 2 में। और ये भी सभी सब्जेक्ट में A1 लाई हैं अभी। उसी दिन पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं गया था जिस दिन रिजल्ट आया, 28 तारीख को, 27 तारीख को। तो उस दिन रिजल्ट जिस दिन आया है, उस दिन मैं गया था टीचर पेरेंट मीटिंग में, अभी रिजल्ट नहीं आया था। तो सर, इनकी मैडम ने बहुत इनका आद्या को सराहा कि वो बहुत पढ़ने में ठीक लड़की है, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, वो बहुत ऊपर जाएगी, तो आप लोग उसको और अच्छा से पढ़ाइए। और तो इन्होंने क्लास में सब A1 नंबर लाया है, इनका भी रोल नंबर 1 है, ये खुशी की बात है। और ये कान्हा जी हैं, ये प्रोग्रेसिव में पढ़ते हैं, ये माउंट लिट्रा में पढ़ती हैं और ये प्रोग्रेसिव में पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा कान्हा जी नटखट हैं, ठीक है, पढ़ाई में कम मन लगाते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश में है कि ये नटखट कम करें और कान्हा बन करके कम पढ़ाई करें ज़्यादा, ठीक है। ये बताइए भाभी जी कि घर में नोक झोंक होता था कि नहीं होता? क्यों नहीं होता है? इसी हाँ, प्यार वाला नोक झोंक, ऐसा थोड़ी ना नोक झोंक होता था। नोक झोंक होता था। अच्छा भैया, जैसे कि सर हैं, तो ये पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते थे कि आप सभी पे भी, घर पे लोगों को भी, बच्चों पे भी उतना ही ध्यान देते थे? दोनों काम करते थे, दोनों ही काम करते थे, ज्यादा पढ़ाई पर देते थे, पढ़ाई पर देते हैं। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी तो आपको पता था कि जो सर हैं, कब आपकी शादी हुई थी? 15 में। 2015 तब में। तो आपको पता चल गया होगा कि क्योंकि 2012 में सर इंटरव्यू में यूपीएससी का छठे थे। तो बहुत मतलब छठे थे, तो मतलब कि क्या मतलब क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि पता था पता था ना कि आप 2014 में संपर्क माता नहीं जी था, इनको अभी छिपा जाकर हुआ के होके इनको हुआ था। अच्छा, शादी से पहले आपको पता चल गया होगा ना कि सर तैयारी करते हैं और आज नहीं तो कल एसडीएम बन ही जाएंगे? हाँ, वो पता था कि शादी से पहले की एसटीएम की तैयारी कर रहे हैं, तो आईएएस के मतलब वही, तो खुशी हुई थी कि एसटीएम की तैयारी अच्छा, कर रहे हैं। आप शादी के लिए हाँ क्या सोच के कहे थे कि अब हमारा जो शादी हो रहा है आज नहीं तो कल चलो एसडीएम ही हस्बैंड मिलेगा, यही सोच के शादी किए थे कि कैसे? नहीं, वो खुश मतलब वो बात से नहीं शादी हुई थी। मेरे मम्मी पापा मतलब देखे थे इनको आके, या फिर ये भी आके हमको देखे थे, दोनों ओर से मतलब तय हो गया। हाँ, तो बाद में ये आके देखे, फिर तय हो गया। ये इरादा से नहीं हुआ था कि ये आईएएस बनेंगे, तो मतलब इस इरादा से हम शादी किए थे। नहीं। अच्छा, ये बताइए कि घर में आप भी एजुकेटेड हैं, आप भी अभी टीचर बनने वाले हैं? आप भी टीचर बनने वाले हैं? जी, सीटेट के एग्जाम दिए हैं, तो तैयारी में लगे हुए हैं। अब अपना संघर्ष कर रहे हैं, अब देखिए क्या हो रहा है। देखिए, दोनों लोग सर एजुकेशन तो बात ही करना, मैडम टीचर बनने वाली, आप एसडीएम बन गए हैं, तो ये बताइए कि पहले सॉरी कौन बोलता है? घर में नोक झोंक तो होती रहती है। कोई भी सॉरी बोल देता है जब नहीं, कोई नहीं, ऐसे नहीं, कौन बोलता है पहले ये बताइए? कोई जरूरी नहीं है। कौन बोलता है भाभी जी? पत्नी बोलती है। आप बोलते हैं सॉरी? जी। अच्छा, कितना खुशी हो रहा है अभी? आप मान लीजिए कि एसडीएम का मोहर लग गया है, आपको भी आपके जो दोस्त होंगे वो भी कहते होंगे कि अरे अब तो आप एसडीएम की वाइफ हैं, तो कितना खुशी लग रहा है माहौल? बहुत खुशी का बात है, और एसडीएम की औरत बन गए, वो कहे, सब कोई बोल रहा है कि औरत वाइफ बन गई, चलो अब भूलोगी नहीं ना? हम नहीं भूलेंगे, नहीं कि ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो नहीं, कितने लोग भूल जाते हैं, हम बोले नहीं, भूलने वाली बात ही नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, हम ऐसे ही जैसे जैसे के तैसे ही रहेंगे हम। अच्छा, जो सासू माँ थी आपकी और जो ससुर जी थे वो अभी होते तो कितना खुशी होते? बहुत खुशी होता है, जब से मतलब पिताजी तो और रहते तो और खुशी रहता, पर माताजी जी तो अभी देहांत की हैं, पर वो रहती तो और खुशी रहता, बहुत ज्यादा खुशी रहता।
उनको उन हम लोग से ज्यादा उनको खुशी होता है, क्योंकि उनके पिता के जी का सपना था, उनके हस्बैंड का सपना था, वो ख्वाहिश पूरा हो जाता और खुशी रहती। अभी घर का माहौल क्या है और सारे लोग का क्या रिएक्शन है जब आपने फर्स्ट टाइम इनका सुना होगा कि एसडीएम बन गए, तो आपका फर्स्ट टाइम रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि कई बार इनको निराशा मिली है और आपको भी पता है कि फिर वही बात। यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब कि बार बार पूछ रहे थे फोन करके कि क्या जी सच्ची में हुआ है, विश्वास नहीं हो रहा है, बताइए ना। तो हाँ सच्ची में हुआ है, एक नहीं 2 बार फोन किए कि सच्ची में बता देना, सच्ची में ना हुआ है। फिर हम सबको बताने के लिए खुशी से कि हम फोन करके सबको बता सकते हैं, आप बताइए ना सच्ची में। तो हाँ सच्ची में हुआ है। अच्छा सर, आपको विश्वास हुआ क्योंकि आप कई बार आपको निराशा ही हाथ लगी थी जब आपने देखा और पहले ही पन्ने में 17 नंबर पे आपको लगा कि अरे ये मेरा ही नाम है, आपको विश्वास हुआ कि अरे ये मेरा ही नाम है क्या, कि आपने फिर उसको दोबारा देखा, फिर दोबारा देखा आपने? देखिए मेरा नाम दोबारा देखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि देखिए नहीं होना आश्चर्य की बात होती, होना आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है। रोल नंबर तो याद रहता ही है, रोल नंबर तो याद ही था, और मेरा नाम जो है दोबारा चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा नाम ही यूनिक है। ओम प्रकाश लाल जो लिखा हुआ है तो लाल में डबल एल है, LALL है। और ये तब की कहानी है जब मेरा 14 साल में तो पिताजी गुजर गए थे, बहुत छोटा था। तो ये आप मेरी खिड़की देख सकते हैं, OP लाल इसमें लाल लिखा गया है, तो इसमें पिताजी ने उनसे मिस्त्री से बोल करके डबल एल करवाया, LALL। और इंग्लिश के वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, तो सब लोग कहे कि LALL क्यों लिखा है, तो करें प्रोनाउंसिएशन करिएगा तो लाल में ल 2 बार आता है, उन्होंने बोला लाल तो LLL होगा, उनका कहना था। BA में उन्होंने इंग्लिश लिया था, ठीक है। तो LALL, और सब लोग ऑफिस से लेकर हर जगह आश्चर्य करते डबल एल क्यों लिखा हुआ है। और ये यूनिक नाम समझते में मैं गया तो वहां भी लोग सब जगह पूछते थे, IAS में भी गए तो LALL है, तो कही हाँ LALL। तो डबल एल तो किसी दूसरे का होगा नहीं। रोल नंबर जैसा कि सर ने कहा, रोल नंबर याद ही था 320 594, ठीक है। तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी, नहीं रिजल्ट होता तो आश्चर्य की बात होती थी। हर साल जब भी देखा मेरा नाम नहीं था लिस्ट में तो ये आश्चर्य की बात थी। जिसने अपना पूरा जीवन इसी के लिए तपा दिया है, बचपन से लेके आज तक ले, जिसने और किसी मिशन से प्यार ही नहीं किया, किसी इंसान से भी नहीं प्यार किया। वाइफ से नहीं प्यार किए हैं ना, जितना वाइफ से नहीं उतना अपने पढ़ाई से प्यार किए हैं, और दिलो जान से प्यार किए। जितना आदमी नहीं कहता है कि लव किसी चीज से हो जाता है, वो अपना किताब से लव किए हैं। यही संघर्ष है इनका। ये देखिए, एक ये सच्ची प्रेम की कहानी है। वो भी किसी अपने वाइफ से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है प्यार करते हैं, पर उससे भी ज्यादा अपने टारगेट, अपने मिशन और अपने सपनों से प्यार करते हैं। अच्छा सर, अभी एसडीएम बन चुके हैं, कार्य शैली को आप अपना कैसे देखते हैं? जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार है, जहां भी जाते होंगे, अभी आप सरकारी जॉब में भी अभी भी है, PWD में है, तो देखते होंगे किस तरह से भ्रष्टाचार है, और बारीकी चीजों को आप देखते होंगे, क्योंकि अभी आप नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं पर अभी आपको बड़ा लेवल मिला है, तो उसको क्या लगता है किस तरह से आप सुधार कीजिएगा? और पहला आपकी प्राथमिकता क्या होगी? पहले आप किस सब्जेक्ट पे काम कीजिएगा? देखिए भ्रष्टाचार तो एक ग्लोबल फिनोमिना है। करप्शन इज ए ग्लोबल फिनोमिना, नॉट ए सिंगल इवेंट ऑफ द ओनली बक्सर और ओनली बिहार। और करप्शन इज ए इवेंट ऑन स्प्रेड ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसमें भ्रष्टाचार समस्या है, पर आपके जैसे, मेरे जैसे तमाम युवा जिस भी फील्ड में जाए, अगर उस चीज को चाहें तो उखाड़ फेंक सकते हैं, जिसका डिजिटल तौर पर आज देखा जा रहा है कि पहले से भ्रष्टाचार कम देखने को मिला, क्योंकि सारी चीजें, सारा का रिकॉर्ड डाटा ऑन मोबाइल, सब चीज, चाहे रोड हो, मैप हो, हर चीज का डाटा दिख जाता है और पता चल जाता है कि क्या इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ होगा तो कितना हुआ, सारी चीजें खुल के आ जाती हैं। यही मैं बताना चाहता था आपको कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जो ये देखिए सूचना क्रांति का युग है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, हम लोग AI के युग में पहुंच गए हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजें आ रही हैं, अब आ ही चुकी हैं। 5G से 6G की तरफ बढ़ने की तैयारी है। तो इस दौर में पहले वाली बात नहीं रह गई है, सूचना का अधिकार का युग है। तो हमारे विभाग हो या कोई भी विभाग हो, सभी विभाग में भ्रष्टाचार का स्कोप धीरे धीरे कम होता गया है। क्योंकि अब जैसे कि देख रहे हैं हमारे यहाँ भी ई टेंडरिंग होती है। ई टेंडरिंग में सभी लोग इंटरनेट पर अपना टेंडर डाल देते हैं, और जिसका लोएस्ट होगा, सरकार के प्राइस के अनुसार होगा, उसको चुन लिया जाता है।
तो इसमें तो कोई घालमेल होता नहीं है, क्योंकि पहले कागज में होता था, कागज कलम में तो कोई पैरवी कर सकता था, लेकिन अब तो इंटरनेट पर सब लोग अपना बिडिंग डाल देते हैं। बहुत चीजें हो गई हैं, ऑनलाइन अपना शिकायत कर सकते हैं। रोड अगर खराब बना है तो कोई देख करके वहां से कोई भी निवासी फोन कर दिया, व्हाट्सएप नंबर है, आप शिकायत कर सकते हैं यहाँ रोड खराब बना है, तुरंत उस पर क्लास लग जाती है सबकी। ठीक है, उड़नदस्ता टीम बन गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक आके उड़नदस्ता टीम जांच करके जाता है। तो बहुत तरह से निगरानी सिस्टम विकसित हुआ है। आज की जनता है वो पढ़ी लिखी है, मोबाइल व्हाट्सएप का यूज करती है, किसी भी चीज को जानना चाहती है और तुरंत ही शिकायत कर सकती है। तो भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, बस इसका उपाय है जागरूकता, जागरूकता और जागरूकता। जनता जागरूक रहे और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से नहीं नौकरी में आए, बस उसके बाद। और जनता जागरूक रहे और टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होगा तो भ्रष्टाचार का स्कोप, जैसे देखिए अभी जन धन योजना के द्वारा डायरेक्ट खाता में ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, तो सीधे 500 रुपया भी सरकार भेज रही है तो 500 रुपया सीधे लाभार्थी के खाता में चला जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, जनता जागरूक होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़े और प्रशासनिक अधिकारी जन कल्याण को सीधे जनता तक पहुंचाने का कार्य करें। बस ये भ्रष्टाचार को इस तरह से मिटाया जा सकता है, बिल्कुल मिटाया जा सकता है। भाभी जी, अभी आप शिक्षक बनने वाली थी, आगे क्या लगता है? जिस तरह से सर अब एसडीएम बन चुके हैं, आपकी क्या अगला पड़ाव होगा? आपने क्या सोचा है? क्या आपको भी आगे पढ़ना है, कुछ कर दिखाना है, या अब टीचर बन के फिर आप साथ रहिएगा? तो यही बात है कि अभी पढ़ाई जारी है, अभी फिर दिसंबर में फॉर्म आने वाली है, तो सोच रहे हैं भरेंगे। तो जरूरी नहीं है कि ये मतलब हो गए तो हम छोड़ देंगे पढ़ाई, ऐसा कोई बात नहीं है। हम पढ़ेंगे अपना जो पढ़ने में सहयोग करते हैं, कितना करते हैं सहयोग? करते हैं, यही तो बताते हैं सब। तो मैथ चाहे कुछ भी, इंग्लिश मतलब समझाते हैं, नहीं समझ में आता है तो हम पूछते हैं इनसे, तो बोलते हैं कि आओ 1 घंटा तुमको हम पढ़ाए, सारा काम छोड़ के भी 1 घंटा आके मेरे से पढ़ लो, समझ लो, फिर एग्जाम में काम आएगी। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है, जब मेरे पास टाइम रहता है तो इनके पास टाइम नहीं रहता है। तो बोलते हैं कि ठीक है, पढ़ते रहो, अपना गाइड ला के दे देते हैं, पढ़ते हैं अपना। सर कितना सहयोग करते हैं वाइफ को आगे पढ़ाने के लिए, और क्या देखते हैं कि जिस तरह से इनकी जो हिम्मत है, साहस है, आपके चाहते हुए और ना चाहते हुए भी ये आगे पढ़ाई करना चाहती हैं, क्या देखते हैं आगे? हम तो 2014 में हम लोग का संपर्क हुआ था, हम दिल्ली में थे और माताजी गई थी, इनके पिताजी आए थे यहाँ पर और माताजी हमारी गई थी, तो वहाँ पर इनको पसंद की, फ़ोन की, हमारी बहन भी थी कि हम लोग पसंद कर लिए हैं, तो हम कहा ठीक है पसंद कर लिए हैं तो अच्छी बात है, आप लोग आगे बढ़िए, गो फॉरवर्ड। तो बोले कि नहीं आप एक बार आके देख लीजिए तब फाइनल होगा। तो हम आकर के आए थे, परीक्षा दे रहे थे उस समय, दिल्ली में थे, तो आए तो हम लोग एक बार में ही हम लोग पसंद किए, कहे कि इनसे 1-2 क्वेश्चन पूछे, ये बीए सोशियोलॉजी कर रही थी, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पूछे। क्या पूछे थे? हमने सोशियोलॉजी के 2 विद्वान का नाम पूछा, तो बोली कौन से विद्वान? हमने कहा एमिल दुर्खिम के बारे में, तो उस समय नहीं वो बता पाई थी, वो नर्वस थी। स्वाभाविक होता है, किसी भी लड़की को 10 लोग देखने आ जाएंगे, तो हम लोग तो 2 ही आदमी देखने गए भी तो सवालों से ही बात हुआ था आपका। तो हम कुछ पूछे नहीं थे, सब लोग करे तो कुछ पूछिए, हम कहे पूछना क्या है, चलिए ठीक है सब पूछे भी तो मतलब कि सवाल ही पूछ दिए। हम लोग रिलेटेड, हम लोग तो पढ़ने पढ़ाने वाले जीव हैं और कुछ हम लोग को आता नहीं है। इनकी शिकायत भी रहती है कि और कुछ तो आपको आता नहीं है, खाली पढ़ना पढ़ाना है बस। फोन भी करते हैं तो यही पूछना है पढ़ाई का बात, नहीं तो फिर खाना खाई कि नहीं, और तो कुछ बात करना आता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग रोमांटिक जीव रहे नहीं है शुरू से ही, हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले जीव हैं, बस इसी में मन लगता है, यही एक करना आता है, यही एक कला है। तो इनके बस हम लोग का वहाँ पर ओके हो गया, और ओके होने के बाद फिर हम दिल्ली चले गए और माताजी ही जा करके, और हमारे बहनोई जो हैं तो वो जा करके इनको कुछ मिठाई वगैरह, फल वगैरह से इनका छेका हो गया, और उसके बाद शादी 2015 में धूमधाम से हो गई, 4 फरवरी 2015 को। और उसके बाद से ही 4 फरवरी के बाद ही हमने इनको कहा कि आप पीजी कर लीजिए, एमए कर लीजिए। इनको हमने ज़बरदस्ती ये कही कि नहीं हमको एमए नहीं करना है, हमको घर जाना है,
हमको घर जाना है, अभी हम अभी जा रहे हैं घर पहले। तो हम कहे क्यों घर जाना है? तो नहीं, बहुत दिन मम्मी पापा को छोड़ के नहीं न रह सकते, इतना दिन रहे हैं, बाद में फिर आएंगे घूम के। तो इनका हमने बीरकुंवर यूनिवर्सिटी में फार्म भरवाया एमए का, लेकिन ये एमए नहीं करना चाहती थी, जिद पर रुकी हुई थी। तब तक हमारा आईएएस का एगो चांस था, 2015 में मिल गया था, जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला था, तो उसमें हमको दिल्ली जाना था। तो ये जिद की कि नहीं, हमको भी दिल्ली चलना है। हमने कहा भी था कि आप शांति से रहिए यहीं पे, क्योंकि लास्ट चांस मिला है, ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है, और इसमें अगर हम निकल जाते हैं प्री और मेंस तो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये बोली कि ये हमसे थोड़ा सा नाराज़ हो गई, बात नहीं करती थी। तो हम कहे कि चलिए भाई, जब आपकी यही खुशी है तो चलिए। दे रहे थे इंटरव्यू, तो सब सर लोग कहे कि नहीं नहीं, इंटरव्यू नहीं छोड़ो, क्या पता एसटीएम डीएसपी बन जाओगे, अभी तो आईएएस का मेंस है। तो मैं आईएएस के मेंस से इतना आईएएस के से प्यार करता था कि मैं जेपीएससी का इंटरव्यू छोड़ने वाला था, लेकिन फिर भी कहे लो कि ना दे दो। अब रांची गए जेपीएससी का इंटरव्यू देने। अब सोचिए, इंटरव्यू देने के लिए रांची दिल्ली से जाना है, बक्सर से होते हुए गए, इनसे मिलते हुए, और यहाँ पर कोट वोट रखा हुआ था, कोट सिलवाने का समय नहीं था, शादी वाला कोट पहन के चले गए इंटरव्यू देने, यहीं से लेकर के और गए, और फिर आए। तो इस आते हुए भी गए। तो इस तरीके में फिर दीपावली था, तो बोली 2 दिन रुक जाइए, दीपावली है 2-4 दिन रुक गए दीपावली में। अभी भी समय खत-पत हो गया, समझ गए ना? तो ये सब करते हुए आपका संघर्ष भरा इतना जीवन रहा है। पहुंचे तो मेंस में 10 दिन मात्र समय बचा था। तो ये बोली कि चलिए अब हम भी चलते हैं। ममता जी भी कही कि हाँ ठीक है, हमको भी ठीक लगा, चूँकि यहाँ पर शादी विवाह इतना था माहौल, इनको भी कह रहे थे लोग शादी में चलिए, ऐसे वैसे कुछ ऐसी दिक्कतें समझ में आई हम लोगों को कि कौन इनको शादी में रात में ले जाएगा, ले आएगा। माता जी तो बूढ़ी हैं, अकेले हैं, बीमार हैं। तो हम कहे चलो तुम दिल्ली है तब। तो फिर 10 दिन के लिए ले गए दिल्ली, 10 दिन परीक्षा थी आईएएस मेंस की। तो इसके बाद हम लोग 10 दिन परीक्षा है, तो हम लोग नया डेरा ले रहे हैं, चुन रहे हैं, क्योंकि हम तो अब बच्चों के साथ रह रहे थे, लड़कों के साथ, तो फैमिली वाला डेरा खोज रहे हैं। 10 दिन आईएएस के मेंस का परीक्षा है, फैमिली वाला डेरा खोजे, सारा किताब कापी ढोए 10 दिन के लिए। 10 दिन में फैमिली वाला डेरा लिए। उसके बाद हालांकि डेरा वाले मालिक वो बहुत अच्छे मिले, और 10 दिन मेहनत किए, मेंस दिए, लेकिन मेंस में नहीं हो सका, और आईएएस का वो लास्ट। अच्छा सर, आपका इतना बड़ा संघर्ष भरा जीवन है, चाहे फैमिली से हो, वाइफ से हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, दिल्ली से बक्सर, बक्सर से रांची, फिर फैमिली में बीमार पड़ना, माता जी का देहांत होना, पिताजी का देहांत होना, काफी चीजें आपके संघर्ष में, इनका बीमार पड़ना, भाभी जी का, मतलब इतना बड़ा आपका जो संघर्ष रहा है, काफी संघर्ष रहा है। क्या कहिएगा उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं पहली और दूसरे अटेम्प्ट में हार मान जाते हैं, निराशा हाथ लगती है? मुझे लगता है कि आपको ये लास्ट में जब आपने कहा था कि अब चलो सन्यासी ले लेते हैं, उसके बाद आपको सफलता मिली है, वो भी रैंक मिला है। मेरा तो संदेश सबसे यही रहेगा कि कभी भी हार नहीं मानिए, ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो कभी न कभी सफलता ज़रूर मिलेगी, अंत में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मेरा उदाहरण सामने है, क्योंकि मैं भी निराश हो रहा था, लेकिन फिर अंततः सफलता मिली है। तो इससे आप लोग सीख ले सकते हैं। इसी 67th में जिसमें रिजल्ट आया है, तो इसमें जब मैं प्री दे रहा था, तो प्री से जस्ट 1 हफ्ता पहले माताजी मतलब ठीक ही थी, और रात में 2 बजे फिसल गई अपने से। बाथरूम में नहीं फिसली, बाथरूम अभी जा रही थी, बिछावन पर से उठ के बाथरूम जा रही थी। उन्हीं के लिए मैंने उस घर में तोड़ करके बाथरूम बनवाया है, मतलब उसी रूम में अटैच बाथरूम बनवाया। उनके कहने पर मैंने उसमें वो वेस्टर्न स्टाइल वाला बाथरूम बनवाया कि उनको बैठने में पैर में दिक्कत रहती थी, तो बोले कि वेस्टर्न स्टाइल वाला बना दीजिए कि उस पर हम बैठ सके, पैर में दर्द रहता था। तो बना दिया है। तो बाथरूम में 2 बजे जा रही थी और गिर गई, और उनको बहुत चोट लगा, हाथ में भी पूरा ही हो गया। तो उनको ले गए हम लोग आईसीयू में, उनको भर्ती करना पड़ा। 8 दिन आईसीयू में भर्ती रही, और मतलब उनको लैट्रिन पैखाना भी बिछावन पर होती था, और सब वहाँ पर ये सारे लड़के मोहल्ले के, हम भी सब लोग परेशान थे 8 दिन तक। और जब उनको डिस्चार्ज करके ले आए, उसके अगले दिन फिर पीटी 1-2 दिन के बाद देने गए। मतलब कुल मिला करके हर परीक्षा के समय कुछ न कुछ होता था। किसी परीक्षा के समय मैडम बीमार पड़ जाएं, इनके कुछ शरीर में प्रॉब्लम आ जाए, तो हम किसी परीक्षा के माँ के एक बार आईएएस का मेंस देने दिल्ली चलने की तैयारी की, तो माता जी के आँख में प्रॉब्लम हुआ, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो आँख का चश्मा चढ़ गया, तो 1.5 महीना ऐसे रुकना पड़ा। काला चश्मा उस समय चढ़ता था। तो इस तरह से हर बार कुछ न कुछ विघ्न बाधा आता था, पर हार नहीं माननी चाहिए। जी हाँ, तो हार नहीं माने, तो इसी का रिजल्ट है। देखिए, इसी 67 के पीटी के समय ऐसा हुआ था। मेंस के समय भी कुछ ऐसा दिक्कत आया, तो अब तो हम मान के चलते। एक बार मेंस के समय हमको ही कुछ प्रॉब्लम हो गया, तबीयत मेरी खराब हो गई थी, बहुत हाई फीवर हो गया था या कुछ, तो हमारे मित्र टांग करके हमको ले जाकर भर्ती किए।
तो इस तरह से हर परीक्षा के समय कुछ न कुछ बाधा आता ही था। लेकिन अब अंतिम ये हम देखें कि इस बार माँ का आशीर्वाद है, पिता का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है और सभी लोगों का आशीर्वाद था। इस बार फलीभूत हुआ है। हम अपना मेहनत को कम मानते हैं, सभी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। साथ ओम प्रकाश लाल जी थे और इनका स्टोरी एक दुख भरी दर्दनाक पर संघर्ष भरा स्टोरी था और आपके समक्ष इन्होंने अपनी स्टोरी खुद बताया। भाभी जी भी थे और उन्होंने भी अपनी बातें बताई कि क्या कुछ हुआ था। वैसे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरह से इन्होंने अपना संघर्ष देखा है, काफी उम्मीद करते हैं जो अभी यूपीएससी बीपीएससी का लोग तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए काफी ये बढ़िया साबित होगा। वैसे इनको लेकर क्या राय है? लास्ट स्टेज में जाकर एसडीएम क्वालिफाई किए हैं और डायरेक्ट 17वां 25 टोटल में 25वां रैंक प्राप्त किए हैं। वैसे इंटरव्यू को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।